नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज अकेडमी एजुकेशन पर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। सो आज हम लोग देखेंगे हिंदी लोक भारती जो कि 10th क्लास का है, महाराष्ट्र बोर्ड का। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी का 11वां जो पोएम आपको दिया गया है, समता की ओर, जिसकी लेखक हैं मुकुटधर पांडे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। इनफैक्ट आपको भाषा बिंदु जो भी ग्रामर से रिलेटेड होगा सब बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन स्वाध्याय से दिया गया है। सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। पहला है कृति पूर्ण कीजिए। शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन, तो प्रकृति में कौन से हुए और धरती पर कौन से हुए, तो ये आपको बताने हैं। तो सबसे पहले जानते हैं शिशिर। शिशिर का मतलब होता है ठंडी का मौसम। ठीक है, तो शिशिर का मतलब होता है जो आपका विंटर सीजन होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में बदलाव हुआ था कि प्रकृति युक्तिहीन हो गई और धरती पर हुए थे। धरती पर कुंजटिका छाई हुई थी, छाई हुई है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आता है जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए, धनी और दीन दरिद्र में। तो धनी में पहला पॉइंट लिखेंगे, वे रंगीन कीमती शाल दुश्चलते ओढ़ते थे। शॉल मालूम ना, जो ओढ़ते हैं ठंडी के दिनों में, वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये सुविधा संपन्न मकानों में रहते हैं। और जो दीन दरिद्र का मतलब है जो गरीब लोग हैं वो कैसे रहते होंगे, तो पॉइंट लिखेंगे, इनके कांपते हुए शरीर पर रोज पाला गिरता है। ये टूटे फूटे घरों में रहते हैं जहाँ हमेशा उदासी छाई रहती है। तो ये दीन दरिद्र जो गरीब लोग हैं उसका हो गया। और ये धनी लोग कैसे रहते हैं, कीमती शॉल ओढ़ते हैं और इनके घर जो होते हैं हर सुविधा से संपन्न होते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा है तालिका पूर्ण कीजिए। ऋतुएं अंग्रेजी में और हिंदी में, जैसे यहाँ वसंत दिया गया तो मार्च अप्रैल में आता है और हिंदी में चैत्र वैशाख। एग्जाम में आते हैं, 1 मार्क्स के लिए आपको ये पूछ सकता है कि ये जो वसंत दिया रहेगा और बोलेगा इसका हिंदी माह कौन सा है, तो आपको बताना होगा। या तो ये लिखा रहेगा चैत्र वैशाख में कौन सा ऋतु आता है, तो वसंत लिखेंगे इस तरह। ठीक है, तो ये बस बोलना था और कुछ नहीं। तो ये समझा। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि ग्रीष्म। ग्रीष्म का मतलब क्या होता है, गर्मी कब आती है, यहाँ पर हमें बताने हैं। चलिए जानते हैं हम लोग। ओके, तो ग्रीष्म में लिखेंगे अंग्रेजी माह में मई जून, हिंदी माह में लिखेंगे ज्येष्ठ और आषाढ़। ठीक है, और वर्षा जो है जुलाई अगस्त, और हिंदी माह में लिखेंगे श्रावण और भाद्रपद। ठीक है, और सर्द सितंबर अक्टूबर, अश्विन एंड कार्तिक। हेमंत नवंबर दिसंबर और मार्गशीर्ष और पौष में आता है। और शिशिर जो है जनवरी फरवरी माघ फाल्गुन में आता है। ठीक है, तो ये हिंदी नाम है और अंग्रेजी नाम दोनों ही मंथ के नेम है। ठीक है, महीने के। तो ये ऋतुएं कब कहाँ आती है ये आपको पता हो गया। ठीक है, एग्जाम में आएगा, आप लिख के जाएंगे। ये नेम याद कर लेना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। ठीक है, पूरे 12 महीने के नेम है, याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। रचनाकार, रचना का प्रकार, पसंदीदा पंक्ति, पसंदीदा होने का कारण और रचना से प्राप्त संदेश। ये में आपको दिया रहता है और जब आप एग्जाम में जाओगे लिखने के लिए तो आपको जो आपका पोएम सेक्शन रहेगा उसके बाद आपको ये मिलेंगे ही। ठीक है, ये कोई भी 4 आपको देगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं रचनाकार का नाम। तो रचनाकार का नाम लिखेंगे मुकुटधर पांडे और रचना का प्रकार है नई कविता। ठीक है, और पसंदीदा पंक्ति जो आपके मनपसंद में वो भी लिख सकते हैं। मेरा वाला तो ये है कि हमको भाई का करना उपकार नहीं, क्या होगा भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं होगा, नहीं क्या होगा। और पसंदीदा होने का कारण ये है कि जन्म से सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं, ऊंच नीच बड़ा छोटा धनवान गरीब तो मनुष्य अपनी अपनी उपलब्धियों से बनता है। मनुष्य का आपस में भाई भाई का नाता होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि मनुष्य में आपस में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। 5वां है रचना से प्राप्त संदेश। क्या मिल रहा है कि इस रचना के द्वारा कवि ने मानव जाति को आपसी प्रेम व सौहार्द के साथ रहने और आवश्यकता पड़ने पर भाइयों की तरह एक दूसरे
की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहने का संदेश दिया है। तो ये संदेश जो है इसे खाली पढ़कर छोड़ना नहीं है, फॉलो भी करना है। देखिए हमारा जो ये कंट्री है, भारत जो देश है, उसमें कितने अलग अलग जाति के लोग रहते, धर्म के लोग रहते, मिलकर रहिए, बिन फालतू के मुद्दे ना उठाएं। जो पॉलिटिशियंस है उनका काम ही यही होता है। जो मुस्लिम पॉलिटिशियन होते हैं वो हिंदू का टारगेट करते हैं, जो हिंदू पॉलिटिशियन होते हैं ना वो मुस्लिम को टारगेट करते हैं। तो आप उनकी बातों में ना आए, ठीक है। आपको क्या लग रहा है सही वो कीजिए। अगर आपको कोई धर्म गलत रह रहा है तो पहले उसके बारे में अच्छे से जानिए, ना कि उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बोल देना कि हाँ आप गलत हो। और कभी भी किसी के धर्म को लेकर उसे ठेस नहीं पहुंचाना, ठीक है। हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है। ओके, चलिए अब नो ज़्यादा ज्ञान, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि अंतिम 2 पंक्तियों से मिलने वाला संदेश। तो अंतिम जो यानी कि आखिरी के जो हमें 2 पंक्तियां दी गई ना, उनसे क्या मिल रहा है वो संदेश आपको लिखना है। तो आखिरी की जो 2 पंक्तियां ये थी कि हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। तो आखिरी की यही 2 पंक्तियां थी हमारी, राइट। तो इसका क्या है संदेश कि कवि कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी का आपस में भाई भाई का नाता है, एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार होता है, इसीलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। अब देखो, आप जब पैदा होते हो तो आपको थोड़ी पता होता है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या अदर हो, ठीक है, नहीं पता। आप जब बड़े होते धीरे धीरे तो आपके फैमिली मेम्बर्स आपको बताए कि आपको किस गॉड को फॉलो करना है, हिंदू को फॉलो करना है या मुस्लिम को फॉलो करना है। तो कहने का ये मतलब है सबसे पहले क्या आता है, आप एक इंसान हो, आप एक मनुष्य हो। तो आपके अंदर किसी धर्म से पहले आपके अंदर जो इंसानियत है ना वो आना ज़रूरी है। यानी कि हर इंसान का सबसे पहला धर्म होता है इंसानियत, उसके बाद ही कोई धर्म है जिसको वो फॉलो करता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको फॉलो मत कीजिए, उसको फॉलो मत कीजिए, मैं बस ये कह रही हूँ कि इंसान हो, इंसानियत सबसे पहले फॉलो होती है, बाद में कोई बात जो भी है बाद में आती है, ठीक है। तो हमेशा एक बात रखना कि आप इंसान हो और इंसानियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है, ठीक है। मुझे खुद बुरा लगता है जब आपस में सब लड़ते हुए नज़र आते हैं तो, ठीक है। अभी देखिए इंडिया में ही हिंदू मुस्लिम अक्सर ही चलता रहता है, आप टीवी न्यूज़ चैनल पे देखेंगे तो उनके पास तो इनके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपयोजित लेखन से। क्वेश्चन है कि विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ आ रहा है कि विश्व बंधुता यानी कि एक दूसरे जो देश है उनका आपस में एक साथ रहना, भेदभाव नहीं होना, वॉर नहीं होना, यही बोला गया ना यहाँ पे कि वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में क्या मांग हो रही है कि विश्व में एक दूसरे जो कंट्री उनके खिलाफ खड़े नहीं होना, हर बात में मतलब अच्छे से मिलजुल कर रहो एक दूसरे कंट्री के साथ, यही मांग है ना। चलिए निबंध लिखते हैं हम लोग। वैज्ञानिक के प्रगति और उपलब्धियों के बल पर आज विश्व सिमटकर बहुत छोटा हो गया है। विभिन्न देशों के लोग आज एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। किसी भी देश में कोई घटना होती है तो उससे दूर देश में भी प्रभावित होते हैं। आज लोगों का एक दूसरे के देशों में आना जाना और व्यापार व्यवहार बहुत सुलभ हो चुका है। लोगों में आपसी प्रेम भाव भी बहुत है, पर कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनके कारण लोगों के बीच वैसा सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। इसके कारण कई देशों में अशांति का वातावरण है। आतंकवाद और युद्ध का भय उनमें से एक है। विश्व में लोगों में आपसी भाईचारे के प्रयास पहले भी होते रहे हैं और आज तो बहुत तेज़ी से जारी है। आज के युग में विश्व बंधुता की सबसे अधिक आवश्यकता है। आज विश्व विस्फोटकों के ढेर पर बैठा हुआ है। तरह तरह के विनाशक अस्त्र शस्त्रों का भय लोगों का सता रहा है, जिसकी चपेट में सारा विश्व आ सकता है। इसीलिए आज सभी देशों के बीच आपसी प्रेम भाव और सहाय की अत्यधिक आवश्यकता है। इस बात को अब सभी देश समझने लगे हैं और इस दिशा में प्रयास भी शुरू हो गए हैं। विश्व बंधुता की भावना से ही विश्व में शांति और सौहार्द स्थापित हो सकता है। तो जो आपका पोयम है आपको बहुत अच्छी सीख दे रहा है, उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस एंड होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। आपको कोई डाउट होगा तो चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ओके, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, ओके।
और फॉर मोर वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब नाज़ अकेडमी एजुकेशन। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, और छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। और शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं तो जाइए इनफैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ शॉर्ट वीडियो जो है फैक्ट की वीडियोस देखिए और एंजॉय कीजिए। चलिए बाय एंड टेक केयर। ओके, अपने साथ साथ फैमिली का भी ख्याल रखिए।